दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में हम कंटिन्यू कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और आज प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। दोस्तों ये वीडियो सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसके सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम देखेंगे मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहले दोस्तों मुद्रास्फीति क्या है? तो वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या है? ऐसी स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है। तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, वस्तु की आपूर्ति घट जाती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो या लेबर ब्यूरो जो है वो औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो ये है 2011-12। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, जिससे ऐसे लगता है कि हर वस्तु महंगी हो गई है। फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर के मध्य संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। दोस्तों अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था और उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो ये है फिक्स्ड डिपॉजिट या सावधि जमाएं भारतीय व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रमुख वस्तुओं की संख्या और उनका भारांश क्या है। तो 2004-05 और 2011-12 की तुलना इसमें की गई है। प्राथमिक वस्तुओं की संख्या 2004-05 में देखिए 102 और 2011-12 में इनकी संख्या 117 की गई। ईंधन और ऊर्जा में वस्तुओं की संख्या 2004-05 में 19 और 2011-12 में 16 कर दी गई। विनिर्मित उत्पाद में जो वस्तुओं की संख्या थी वो 555 और 2011-12 में 564 और कुल वस्तुएं यानी 676 जो थी 2004-05 में इनकी संख्या थी और 2011-12 में इनकी संख्या बढ़कर 697 हो गई। भारांश में भी दोस्तों भारांश में अगर जो 2004-05 की तुलना में देखा जाए तो 2004-05 की तुलना में 2011-12 में जो है मिला जुला असर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह स्थिति जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन की अवस्था साथ साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति और मंदी यानी रिसेशन की एक साथ उपस्थिति क्या कही जाती है? तो इसको स्टैगफ्लेशन यानी गतिहीन स्फीति कहा जाता है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो ये गुणात्मक साख नियंत्रण यानी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो है ये ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना इसके द्वारा संभव है। अपस्फीति या डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में लगातार गिरावट अपस्फीति कही जाती है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में
एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है और इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें प्लस माइनस 2% अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थायी मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ और ईंधन घटकों को अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो मौद्रिक नीतियों की समीक्षा प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो और खुले बाजार की कार्रवाई के साधन क्या हैं? तो ये मौद्रिक नीति के साधन हैं, नकद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की कार्रवाई। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो बहुत ही ज़रूरी है ये जानना, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है। रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये रेपो रेट का नियमन करता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात। व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है उसे CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होती है। हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? तो हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था और हेलीकॉप्टर मनी का तात्पर्य ऐसे स्थिति में है जब लोगों के पास खर्च के लिए बहुत कम धन हो और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में भरकर पैसे नीचे गिरा दिए जाएं। दोस्तों, राज्य भविष्य निधि या स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार को जो प्राप्त मुद्रा है किस कोष में जमा किया जाता है? तो ये सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो ये होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसको कि संकुचन कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? दोस्तों, ऑपरेशन ट्विस्ट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों और ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे बेस रेट या आधार दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस समुद्र की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया गया था? तो सौमित्र चौधरी समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया गया था। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने के लिए कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये अभिजीत सिंह को। और विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ जाती है जब रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त करके वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर यानी MCLR लागू किया था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? इसको नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह दर जिस पर बैंक जो है रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वो क्या कहलाता है? ये रिवर्स रेपो दर कहलाता है। और बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के बीच एक जो निश्चित अनुपात रखना रहता है उसे स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR कहा जाता है। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिंहन समिति ने क्या सुझाव दिया था? दोस्तों, सांविधिक तरलता अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात कम करने का सुझाव दिया था नरसिंहन समिति ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। जब वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी जो नकद राशि है उसको अधिक रूप में रखना पड़ता है तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये रिजर्व बैंक का गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति जो है इसके 6 सदस्यों में 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि वे ऋण जिनके ब्याज की दर परिवर्तनशील श्रेणी की होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको फ्लोटिंग दर ऋण कहा जाता है। आइए जानते हैं मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभावों को। देखिए, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रा संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादक पर मुद्रास्फीति का प्रभाव ये पड़ता है कि उसे लाभ होता है और मुद्रा संकुचन में हानि होती है। उपभोक्ता को मुद्रास्फीति की स्थिति में हानि होती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति में लाभ होता है। ऋणी यानी जो कर्ज लिया है उसको मुद्रास्फीति में लाभ होता है और मुद्रा संकुचन में हानि होती है, जबकि ऋणदाता को मुद्रास्फीति की स्थिति में हानि होती है और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। निर्यात में जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो निर्यात में कमी होती है और मुद्रा संकुचन में निर्यात में वृद्धि हो जाती है। और मुद्रास्फीति में जो आयात है वो बढ़ जाता है और मुद्रा संकुचन में आयात में कमी आती है। सार्वजनिक बचत के बारे में देखा जाए तो मुद्रास्फीति में सार्वजनिक बचत कम होती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति में वृद्धि होती है। और सार्वजनिक व्यय क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में और मुद्रा संकुचन की स्थिति में कमी होती है। स्थिर आय समूह जो होते हैं उनको मुद्रास्फीति में हानि होती है और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। इसके अलावा जो परिवर्तनशील आय समूह होता है उनको मुद्रास्फीति में लाभ होता है और मुद्रा संकुचन में हानि होती है। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग को मुद्रास्फीति में लाभ और मुद्रा संकुचन में हानि होती है। पेंशन भोगी वर्ग जो होता है मुद्रास्फीति से उसे हानि होती है और मुद्रा संकुचन से लाभ होता है। दोस्तों, CRR और SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात या रिजर्व रेशियो अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। तो याद रखिएगा, CRR और SLR जो हैं वो सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात अथवा RBI के नीतिगत अनुपात इनको कहा जाता है। अगला है दोस्तों भारतीय वित्तीय बाजार यानी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित प्रश्न। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं वित्तीय बाजार कहलाती है और इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार और विदेशी विनिमय बाजार आते हैं। तो विदेशी ये जो वित्त का विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस, ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसमें क्रेता और विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं। दोस्तों, मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो ये अल्पकालिक होता है, 1 वर्ष से कम अवधि होती है इनकी परिपक्वता अवधि। और विश्व में काल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो ये लंदन मनी मार्केट को विश्व में काल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? शेयर और डिबेंचर को। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने वर्ष 2008 में सबसे पहले विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं? तो ये दीर्घकालिक होते हैं और इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है।
दोस्तों वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है क्या कही जाती हैं? उन्हें बांड कहा जाता है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये है सऊदी आरामको। ये आईपीओ के माध्यम से सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी है। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो बुल और बियर, ये बुलिश और बियरिश उन्हीं से बना है। ये शेयर बाजार से संबंधित हैं। दोस्तों एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 में हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड में की गई थी। सुपर बाजार का क्या अर्थ होता है? तो खुदरा विक्रय संगठन जो होता है ये सुपर बाजार से अभिप्राय इसका होता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है? तो जब ह्यूमन कैपिटल में जो विनियोग होता है उससे कुशलता में विकास होता है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित होता है गिल्ट एज्ड बाजार। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो ये विकास बैंक के रूप में कार्य करता है भारत का औद्योगिक वित्त निगम। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो जे.के. गैलब्रेथ ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? तो ये उपभोक्तावाद की ओर रुझान प्रकट करती है। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? दोस्तों जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तो वो बाजार क्रेता बाजार कहलाता है, यानी उसमें जो क्रेता होता है उसका प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो लेनदार जो होते हैं उनको कंपनी के डिबेंचर धारक कहा जाता है, यानी धारक। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. रामकृष्ण भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हों वो क्या कहलाते हैं? उनको स्टैक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय खुला बाजार प्रचलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा बाजार में नियमन और नियंत्रण ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए। S&P 500 किससे संबंधित है? तो दोस्तों बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से संबंधित है S&P 500। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। राष्ट्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBI हैं। तो याद रखिएगा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक SBI, LIC, GIC तथा IDBI हैं। BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो BSE ग्रीनेक्स में दोस्तों कुल 25 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। KR वेणुगोपाल समिति का गठन क्यों किया गया है? तो इसका गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? ये है सेबी। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? तो ये राष्ट्रीय शेयर बाजार। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? तो बीमा से संबंधित है एक्चुअरीज। दोस्तों विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है?
ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता हो उन्हें रिलायबल सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। दोस्तों, भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या। भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल वर्ष 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ की गई थी 1998-99 में। और आर्यन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है आर्यन मल्होत्रा समिति। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है? तो ये है क्रिसिल। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। क्रिसिल एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संस्था सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो ये है सेबी। और सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनकी स्थापना और मुख्यालय। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P, ये इसकी स्थापना 1860 और 1941 में इसका पुनर्गठन हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। मूडीज 1909 में स्थापित हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। फिच ग्रुप जो है 1914 में स्थापित हुआ था। न्यूयॉर्क और लंदन में इसके मुख्यालय स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये सेंसेक्स कहलाता है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को कब तक समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये वर्ष 2021 तक समाप्त करने की घोषणा की गई है। लिबोर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? मल्होत्रा समिति की। और भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां दी हैं? सेबी को। अगला प्रश्न है, निक्केई किस देश से संबंधित है? तो टोक्यो जापान के स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से निक्केई का संबंध है। दोस्तों, आइए जानते हैं विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांकों के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका का संवेदी सूचकांक नास्डाक है। ब्राज़ील का ब्रोसेस्पा, ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया का कोस्पी है, चीन का संघाई कंपोजिट, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स, फ्रांस का CAC, जर्मनी का जो संवेदी सूचकांक है DAX है, इटली का मिबटेल है, जापान का निक्की है, हांगकांग का हांग सेंग है और ब्रिटेन का FTSE ब्रिटेन का संवेदी सूचकांक है। दोस्तों, पूंजी बाजार और उद्योग जगत में प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनी वो हैं जो पूंजी बाजार और उद्योग जगत में प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियां हैं। कर संरचना के संबंध में आइए जानते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं कर किसे कहा जाता है। तो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे टैक्स या कर कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को। दोस्तों, भारत में आयकर दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो सबसे बड़ा स्रोत है वस्तु और सेवा कर, जहां से 23%, निगम कर से 19% और आय कर से 16% राजस्व प्राप्त होता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो यह है वित्त मंत्रालय।
कृषि आयकर सबसे पहले कब और कहाँ लगाया गया? तो बिहार में वर्ष 1938 में कृषि आयकर लगाया गया था। शराब पर उत्पाद कर या एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा। और संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? उत्पाद कर से। एस रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध है। किसी कर के लगाए जाने के बाद इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वो क्या कहलाता है? तो इसे कराघात या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो ये था हरियाणा। सन 2005 में यहाँ पर मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट का समावेश कब किया गया था? वर्ष 1996-97 में। दोस्तों, सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है और इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट से भी छूट दे दी गई है। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 20 के दौरान कितने प्रतिशत की सामान्य जीडीपी समृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये है 13.5%। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक संस्था है। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो के.एन. राज समिति ने 1972 में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ये 10 लाख है। और भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष कर से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, तो ये आयकर होता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है? घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर निगम कर लगाया जाता है। दोस्तों, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसको सीमा कर या कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर या सेस जो होता है ये NHAI के वित्त का प्रमुख स्रोत है। उपकर किसे कहा जाता है? तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। दोस्तों, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क जो हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो NK सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सिन टैक्स। दोस्तों, स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र सरकार करती है, संग्रह और विनियोजन राज्य सरकारें करती हैं। आइए जानते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, तो जब आय में वृद्धि होने के साथ साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि होती है तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है? ये 7% के आसपास है। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसे अधिभार या सरचार्ज कहते हैं, जो कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर होता है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? ये है 42%। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर की दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना, ये आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य यानी किस राज्य ने वैट को सबसे अंत में लागू किया था? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। भारत में वस्तु और सेवा कर कब से लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2017 से। और 2020-21 में केंद्र सरकार के कर आगमों में सबसे बड़ा स्रोत कर का कौन सा है? तो वस्तु और सेवा कर दोस्तों कर का सबसे बड़ा स्रोत है भारत के आगमों में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि इन्हें नामित राज्य शामिल करे तो जो है सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यानी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, उसके अलावा सदस्य जो होते हैं वित्त मंत्री या फिर राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया था? एंजल टैक्स। कौन सा नियम चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो ये है गार यानी जनरल एंटी एवोडेंस रूल। गार जो है ये नियम जो है कर चोरी करने वालों की पहचान करता है। लाफर कर्व क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को लाफर वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये प्रगतिशील होते हैं। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी। और भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था? दोस्तों भारत में मूल्यवर्धित कर जो है वो असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। विवाद से विश्वास योजना ये विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है। और भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष RJ चलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1963 में। इष्टतम करारोपण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमसे ने इष्टतम करारोपण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अनुत्पादक कर किसे कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष करों को अनुत्पादक कर कहा जाता है। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों 1918 में F1 सीमेंस, याद रखिएगा नाम, F1 सीमेंस ने 1918 में वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का गुण है? तो ये प्रगतिशील करारोपण है। और दोस्तों समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? तो उपकर और अधिभार यानी सेस और सरचार्ज जो हैं वो समसामयिक कर की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संपदा कर और संपत्ति और उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर केल्डार ने। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण सुधार से केलकर समिति का संबंध है। मोडवैट और सैनवेट किससे संबंधित है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है मोडवैट और सैनवेट। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? दोस्तों वैट जो है वो बिक्री कर या सेल टैक्स के स्थान पर राज्यों में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? 2005-06 में। और करदाताओं की पहचान के लिए जो पैन नंबर होता है अस्थायी खाता संख्या, उसके स्थान पर करदाता पहचान संख्या यानी टिन प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति ने। पाइगोवियन कर किसे कहा जाता है? दोस्तों बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को पाइगोवियन टैक्स कहा जाता है। आइए देखते हैं बजट और राजकोषीय नीति से संबंधित प्रश्नों को। तो बजट सरकार की प्रमुख वित्तीय दस्तावेज होता है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय और आर्थिक दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेखपत्र है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 112। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वित्त मंत्री थे RK षणमुगम शेट्टी द्वारा। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को प्रतिवर्ष भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है।
भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो ये रहा है ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनांतर्गत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण कब समाप्त किया गया था? ये 2017-18 के बजट से भारत में योजनागत और गैर योजनागत व्यय का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो राजीव गांधी ने। दोस्तों, शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट जो होता है उसके जनक पीटर ए पायर हैं और सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट में भी अपनाया गया और भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने दी? विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। भारत में आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है? तो दोस्तों, वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार की आय, व्यय, ऋण और करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। दोस्तों, आय, व्यय, ऋण और करारोपण ये राजकोषीय नीति से संबंधित होती हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। ये राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का। 1920-30 की बृहद मंदी या महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? जॉन एम किन्स, J.M. किन्स यानी जॉन मेनार्ड किन्स ने राजकोषीय नीति का उपयोग करने का सुझाव दिया था बृहद आर्थिक मंदी के समय। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? VP सिंह के द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखिएगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति जो है वो किस मद से की जाती है? तो घरेलू उधारों से। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट जो है भारत में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लेने पर वो राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यय जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। दोस्तों, राजकोषीय घाटे की जो अवधारणा है ये 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो राजकोषीय घाटा ये 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार के बजट घाटों का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो राजकोषीय घाटा, आगम घाटा और प्रारंभिक घाटा, ये घटता हुआ क्रम है बजट घाटों का। निर्विक योजना का उद्देश्य किससे है? तो ये उच्चतर निर्यात ऋण वितरण से संबंधित है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल किस घाटे में जाता है? तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा देंगे तो वो प्राथमिक घाटा होता है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। राजस्व घाटे से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाने पर।
प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये लोक लेखा समिति के द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की नीति क्या कहलाती है? तो इसे पॉलिसी कट प्रपोजल कहा जाता है या नीति कटौती प्रस्ताव। भारत में परिणामोन्मुख बजट या आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 2005 में। और 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। 1973-74 के लिए पेश किए गए बजट को। दोस्तों, शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे सनसेट बजट या सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 5 लाख रुपए किया गया है जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम को। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसे उसी रूप में अनुमोदन करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधेयक के द्वारा। और देखिए दोस्तों, किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहा जाता है? इसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो केंद्रीय बजट 2020-21 का विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो जीवन को सरल बनाने पर। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण दर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1936 से। और जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय और निवेश में कमी होती है तो उसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था? तो ये वर्ष 2011-12 के बजट में। और राजकोषीय घाटे की अवधारणा को सबसे पहले 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों और उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न करती है? बजट, कर, सार्वजनिक व्यय और ऋण के माध्यम से राजकोषीय नीति अपना प्रयोग उत्पन्न करती है। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो करों में वृद्धि का उपाय अपनाया जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 31 मार्च 1997 को भारत में बजट घाटे को पूरे करने की जो एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम था उसे समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों 1950 में जॉन मथाई जो थे भारतीय गणतंत्र का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त करने वाले मंत्री थे। जॉन मथाई ने 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। अब आइए देखते हैं कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न। दोस्तों कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है और कृषि से संबद्ध क्षेत्र में खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी शामिल होता है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ है? तो सेंट्रल हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट नागालैंड में है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर ML दंतावाला की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया? 1985 में। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में। दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। भारत में कुल एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन भारत में स्थित हैं। दोस्तों भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना है? 17.4%। भारत के कृषि साख में संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा जो संस्थागत स्रोत है
भारत के कृषि साख में वाणिज्यिक बैंक हैं, दूसरे स्थान पर सरकारी बैंक और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। दोस्तों, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो ये 2 बार की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? ये नाफेड है। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है कितना? तो लगभग 60% रोजगार कृषि श्रम शक्ति को प्रदान करता है। दोस्तों, वर्ष 2020-21 में जो भारत सरकार का संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए कुल कृषि साख वितरण है, इसका लक्ष्य 15 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था, उसके अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2008 में। 1 हेक्टेयर से कम भूमि कृषि क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको सीमांत जोत कहा जाता है। गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत को अनुमानित करने का कार्य करती है। दोस्तों, भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम, इसके अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना 1970 में की गई थी और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई गई है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है? कर्नाटक द्वारा। और दोस्तों, ये देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय जो NSSO है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में शामिल परिवारों का कितना प्रतिशत है? तो 57.8% ग्रामीण परिवार कृषि में शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तप्रायी अभिकरण द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। और भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? तो कीमत स्थिरी कोष का निर्णय ये चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007-08 में। दोस्तों, कृषि लागत और कीमत आयोग जो है CACP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, लेकिन यह 24 फसलों पर लागू होती है। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा गया है? तो भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को UNDP ने आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ या नाफेड किससे संबंधित है? तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो ये अधिप्राप्ति मूल्य होता है जिस पर सरकार खाद्य पदार्थों का खरीद करती है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये था दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना। और खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की प्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। और भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? यह 14.01 करोड़ हेक्टेयर भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल। भारत की औसत फसल गहनता कितनी है? तो लगभग 139% है भारत की औसत फसल गहनता। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2022। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया जाता है। भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ये था 2011-12 में। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भूजोत का छोटा आकार दोस्तों भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। तो याद रखिएगा, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण है जनसंख्या का अधिक दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार और परंपरागत आधार पर कृषि करना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। और आगे है दोस्तों कि कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। और कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितना प्रतिशत है? 40% योगदान है कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गेतल सूद रांची में स्थित है, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क। अब आइए देखते हैं प्रमुख कृषि संस्थानों के संबंध में। संस्थान और उनके मुख्यालय। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। भारत डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आनंद, गुजरात में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान याद रखिएगा कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग, कर्नाटक में स्थित है। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों उर्वरक के संबंध में केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, राजस्थान में है। कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय ये आपका फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। और केंद्रीय चारा और बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। तो ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में, इसे आप याद रखिएगा। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे में है। और पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। दोस्तों पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान आपका बंगलुरु में स्थित है। और पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। और देखिए राष्ट्रीय पटसन और संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और पश्चिम बंगाल जूट और पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत में है। दोस्तों भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स और गम संस्थान ये आपका रांची में है। और एक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर कितनी थी? ये 2.1% थी, लेकिन वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित कृषि वृद्धि दर थी अपने लक्ष्य से अधिक 2.71 प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह में जो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला चला रहे हैं उसका दूसरा भाग था। इसका अगला भाग यानी तीसरा भाग हम आगे प्रस्तुत करेंगे। वीडियो के दौरान कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं जो थोड़े कठिन थे, आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।